अच्छा फ्रेंड्स, एक और आर्गुमेंट ये होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो खेत होते हैं उनकी जो कल्टीवेशन का पैटर्न है वो तब्दील हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे फूड की इनसिक्योरिटी है वो बढ़ रही है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग के होने की वजह से ही ये हमें असरात नज़र आते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? इसके पीछे रीज़न्स ये हैं कि जनाब आपकी जब रेनफॉल जो है वो कम हो जाए, मूनसून जो है वो शॉर्ट पीरियड का हो जाए, और ये इसकी वजह से जो होता है क्रॉप पैटर्न चेंज होते हैं। आपकी सबसे बड़ा इसके ऊपर एग्रीगेरियन कंट्री पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब किसानों की यील्ड होती है, एकड़ की पर एकड़ की यील्ड होती है वो कम हो जाती है। गंदम की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो डिफरेंट और है, मकई है या फिर शुगर केन है या फिर डिफरेंट क्रॉप्स हैं रबी और ख़रीफ की, या जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं इनकी जो यील्ड है ये कम हो जाती है। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आपके मुल्क के अंदर ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग का इम्प्लीकेशंस हो रही हैं। फ्रेंड्स, अब एक और इम्पॉर्टेंट जो आइडिया है वो ये है कि जो ग्रोइंग कंसर्न्स हैं, जो ग्रोइंग इम्पैक्ट्स हैं इसके हेल्थ सेक्टर के ऊपर, और हमारी जो ह्यूमन राइट्स के जो इसके कंसर्न्स आते हैं वो क्या आते हैं, उसके पीछे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हेल्थ सेक्टर और ह्यूमन राइट्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है। उसमें सबसे जो बड़ा आइडिया है वो ये है कि जब आपकी सेफ या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम पड़ जाती है, इसके अलावा जो अनक्लियर एयर होती है, या फिर इसके अलावा कंटेमिनेटेड वाटर होता है, या इसके अलावा ये जो होता है ना ये चैलेंज करते हैं आपकी ह्यूमन हेल्थ को। बहुत सारी डिजीज़ जो होती हैं ना वो पैदा हो जाती हैं, और सारी वाटर बॉर्न और इसके अलावा जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं ना ये इमर्ज करती हैं ग्लोब पूरे के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक स्टडी है वो उसके मुताबिक 2030 से लेकर 2050 तक ऑलमोस्ट 250 लाख लोग जो हैं वो मर जाएंगे। ये एक बड़े ग्रेव कंसर्न्स हैं कि अगर आपके जो मेन ग्लोबल वार्मिंग है इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे जो है इतने लोग जो हैं इस 20 सालों के अंदर जो है वो जहमक हो जाएंगे। ये क्यों होते हैं? इसमें रीजंस ये होगी कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है, प्रॉपर डाइट नहीं होगी उनकी। इसके अलावा उनको डिजीजेज लाइक मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रॉम इस तरह की होंगी, जिस डिहाइड्रेशन जिससे होगी, तो ये लोग जो है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके साथ काफी जो इश्यूज हैं, जो रीजंस हैं वो डिस्कस की है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसमें मैंने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया कि रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स और श्रिंकिंग आइस शीट। उसके बाद मैंने आपके साथ राइजिंग सी लेवल, उसके साथ मैंने ओशन एसिडिफिकेशन डिस्कस किया। इसके बाद मैंने बताया आपको कि कैसे जो है ये माइग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपके साथ बात की कि वेदर पैटर्न जो चेंज हो जाएंगे, क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके साथ हेल्थ के ऊपर जो इम्प्लीकेशंस पड़ती हैं या हेल्थ इम्प्लीकेशंस आती हैं वो डिस्कस की। अब मैं आपके साथ इसके सॉल्यूशंस की बात करूंगा। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे हम अंडरपिन कर सकते हैं, कैसे हम कब कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास दो स्ट्रेटजीज हैं। कुछ हम जो है मिटिगेशन टेक्निक्स यूज करें बताऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ मैं आपके साथ जो अडेप्टिव टेक्निक्स जो है वो शेयर करूंगा। उसमें सबसे पहले जो मैं आपके साथ मिटिगेशन टेक्निक डिस्कस करूंगा वो है कि ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मैं एक बात कर दूं, एक कोटेशन है वो ये है कि हम वो पहली जनरेशन है जो कि पॉवर्टी को एंड कर सकते हैं, और हम आखिरी जनरेशन है जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकती है। बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं बात डिस्कस करूंगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो हमारी नीड है, जो सोलर है, विंड है, इसके अलावा जो और दूसरे हैं सोलर, विंड और दूसरे नॉन जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें हमारे पास ऑयल, गैस, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग है वो आ जाते हैं। तो ये जो फॉसल फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, ऑयल और गैस पे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलाते हैं उससे जो है ना बड़े सीवियर इम्प्लीकेशंस आते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। और जो अगर हम इसको कम्बैट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो यूज़ करना है, वो ये है रिन्यूएबल। पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही है, जिसमें हमने भावलपुर के अंदर काजियादर सोलर प्लांट लगाया है। इसके अलावा जो सिंध के अंदर जो है झिंपर विंड पावर प्लांट है वो लगा है। वो बेसिकली मेन मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन है इसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा मैं कुछ एक और मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी वो ये है कि ट्रांजिशन टू एनर्जी एफिशिएंट एंड लो कार्बन इकोनॉमी हमने बनानी है। इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज जो है वो लो
जो एमिशन स्ट्रेटजीज हैं वो यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने सोशो इकोनॉमिक जो जो आस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर जो है ग्रीन हाउस की जो एमिशन है उसको कम कर सकें। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ लो कार्बन एंड इंटेंसिव टेक्निक एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर यूज़ होनी चाहिए, और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करनी चाहिए डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज़ के लिए। इसमें ताकि हम जो है ना मिशन जो है कार्बन ग्रीन हाउस गैसेस की जो मिशन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको हम कम कर सकें। पाकिस्तान जो है ना वो ऑलमोस्ट लेस देन 1% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन फिर भी वो जो है ना सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर है जो कार्बन ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, ऑलमोस्ट 5th नंबर पे आ चुके हैं हम। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूंगा कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट जो मीन्स है वो भी एक बहुत हेल्पफुल है। मतलब आप कार्बन प्राइसिंग कर लो इंडस्ट्रीज को, ये भी एक बहुत बड़ी इसकी एक हमारे पास सजेशन है कि अगर हम जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर जो फ्यूल कंज्यूम होता है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएं, जो कार्बन की इमिशन हो रही है उसके ऊपर अगर टैक्स लगाते हैं तो उसका ये फायदा होगा कि वो इंडस्ट्रीज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आ जाएंगी, वो यूज़ करेंगी, और जिससे हमारी एटमॉस्फेयर और इससे हमारी नेचर जो है वो खुशगवार रहेगी। और एक और वो ये मैंने बताया कि इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, अगर सारी पब्लिक जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स बसेस, और ये जो यूज़ करने के बजाय अगर ये ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। थैंक यू। एक और बड़ी ज़बरदस्त जो अडेप्टेटिव मेजर्स है ना, मिटिगेशन मेजर्स के बाद हम अडेप्टेटिव मेजर्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि आपने ऐसा ग्रीन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि उससे जो है जो ये वाली एडवर्सिटीज होती है ना इसको हम कंट्रोल कर सकें। इसमें मैं बात करूंगा कि जो एडेप्टेटिव और इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको लाना ताकि थ्रेट ऑफ लाइफ को कम किया जा सके। इसके अंदर मैं बात करूंगा कि जितने भी एफॉरेस्ट्रेशन है ना, एफॉरेस्ट्रेशन और लैंडस्केप रिस्टोरेशन ये लाएं, आप प्लांटेशन करें, ट्री प्लांटेशन करें, मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन करें। इसमें पाकिस्तान में एक एग्जांपल हमें मिली थी 1 बिलियन ट्री सुनामी की। उससे जो होता है, ये मेरी एक अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि आप जितनी भी ग्रीनरी होगी ना, ग्रीनरी एरियाज के अंदर, वहां पे हीट वेव्स नहीं होंगी, वहां पे ड्राउट्स नहीं होंगे, वहां पे हरिकेन्स नहीं आ सकते, वहां पे एक नॉर्मल जो है ना ठंडी हवाएं चलेंगी। उससे जो है ओवरऑल जो ब्रीथिंग है या फिर ऑक्सीजन की सेचुरेशन है वो नॉर्मल रहती है। इसके अलावा मैं बात करूंगा फ्लेक्सिबल एंड वेरिड फार्मिंग की, वो एक बहुत ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर के अंदर मैक्सिमम यील्ड लेनी है किसानों को तो उनको अपनी वाटर के लिए ड्रिपिंग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, और इसके अलावा जो नए सस्टेनेबल वेज इनोवेटिव वेज हैं उनकी तरफ आना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी पूरी डिस्कशन को का आपके सामने क्रक्स ये रखूंगा कि ग्रीन जो कार्बन एमिशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इन गैसेज को आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर आपने कम करना है, और उसके कम करने के बेशुमार ज़राए हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की मैंने बात की, जिसमें मैंने एफॉरेस्ट्रेशन की, प्लांटेशन की, मैंने ट्रीज प्लांटेशन की बात की, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की बात की, मैंने आपके साथ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, इनके बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं ह्यूमन लाइफ को, मेराइन लाइफ को, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर